नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रॉयल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व पर। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। चलें आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? पहला रुचि, दूसरा बुद्धि, तीसरा मानसिक वृत्ति, चौथा पूर्व अधिगम सार। इसका सही आंसर है मानसिक वृत्ति। अगला प्रश्न है, टेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? पहला बुद्धि, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा मूल्य, चौथा दबाव। इसका सही आंसर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी है। पहला संरक्षक विधि, दूसरा निरोधात्मक विधि, तीसरा उपचारात्मक विधि, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक समग्र व्यक्तित्व की व्यापक विशेषता है? पहला मित्रता एवं संबंध, दूसरा आज्ञा पालन और नियम पालन, तीसरा सामाजिकता और समायोजन, चौथा सहयोग और ज्ञान। इसका सही आंसर होगा सामाजिकता एवं संयोजक। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार सामान्यता और समरूपता स्मृति के संदर्भ में एक दूसरे के विपरीत हैं, उसी प्रकार निर्णय में निर्भर और मौलिकता के संदर्भ में एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला अधिगम, दूसरा प्रेरणा, तीसरा व्यक्तित्व, चौथा सृजनात्मकता। तो इसका सही आंसर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और खालिस्तान। पहला अध्ययन, दूसरा व्यवहार, तीसरा संलग्नता, चौथा समायोजन। इसका सही आंसर है व्यवहार। अगला प्रश्न है, किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? पहला 10 वर्ष तक, दूसरा 10 से 20 वर्ष, तीसरा 20 से 25 वर्ष, चौथा 5 से 10 वर्ष। इसका सही आंसर है 15 से 20 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? पहला 6 वर्ष, दूसरा 8 वर्ष, तीसरा 11 वर्ष, चौथा 14 वर्ष। इसका सही आंसर है चौथा 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक किशोर अपने अध्यापक द्वारा दंडित होने पर अपने छोटे भाई बहन या दोस्त को पीटता है या कुर्सियां व टेबल तोड़ता है। यह उदाहरण है पहला विस्थापन का, दूसरा क्षतिपूर्ति का, तीसरा प्रतिगमन का, चौथा भावनात्मक अभिव्यक्ति का। इसका सही आंसर होगा, ऐसा कोई बालक अगर ये करता है तो वह है विस्थापन का उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? पहला प्रतिक्षेपण, दूसरा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तीसरा प्रतिगमन, चौथा दमन। तो इसका सही आंसर है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? पहला विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभवतः खतरे नहीं होते हैं। चौथा प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा विकास के उद्देश्यों का वंशानुक्रम क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक रूप से वांछित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? पहला बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं। दूसरा नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। तीसरा व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है। चौथा विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है।
अगला प्रश्न है, इनमें से एक व्यक्तित्व का चरित्रगत लक्षण नहीं है। पहला, यह सुसंगत एवं सतत है। दूसरा, यह अनोखा एवं विशिष्ट है। तीसरा, यह ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक घटक को प्रभावित करता है। यह स्थिर है। इसका सही आंसर है यह स्थिर है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला, निरंतर प्रक्रिया। दूसरा, गतिशील प्रक्रिया। तीसरा, पूर्व कथनीय प्रक्रिया। चौथा, प्रतिवर्ती प्रक्रिया। इसका सही आंसर होगा प्रतिवर्ती प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मापन की एक प्रक्षेपण परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। पहला, साक्षात्कार। दूसरा, शब्द सहचार परीक्षण। तीसरा, व्यक्ति अध्ययन। चौथा, चेकलिस्ट। इसका सही आंसर है शब्द सहचार परीक्षण। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है। पहला, मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी। दूसरा, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना। तीसरा, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहना। चौथा, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। इसका सही आंसर है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं में अभिव्यक्त रहना। अगला प्रश्न है, बालक ने व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। पहला, प्रत्यक्ष एवं त्रुटि अधिगम। दूसरा, अनुकरण अधिगम। तीसरा, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। चौथा, अनुदेशात्मक अधिगम। इसका सही आंसर है अनुदेशात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है 18वां, निम्न में से कौन सा तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है। पहला, खेल तकनीकी। दूसरा, शब्द सहचार परीक्षण। तीसरा, चित्र सहचार परीक्षण। चौथा, व्यक्तिगत अध्ययन। इसका सही आंसर है व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। दूसरा ऑप्शन है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभावों से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। चौथा ऑप्शन है, व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। पहला, पर्यावरण के साथ। दूसरा, जीवन के साथ। तीसरा, प्रकृति के साथ। चौथा, ये सभी। इसका आंसर है सभी। अगला प्रश्न है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम पर परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तीसरा, परम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। चौथा, मजबूत अहम को बनाया जाता है। इसका सही आंसर है इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति का योग है। यह कथन है वैलेंटाइन, एडलर, एरिक्सन, वुडवर्थ। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति का योग है, यह कथन है वैलेंटाइन का। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। पहला, वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है। दूसरा, वह पाठ्यचार सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है। तीसरा, एकांतर में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा अंतर्मुखी व्यक्ति होता है एकांतर में रहकर कम बोलने वाला। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पहला, पालन पोषण एवं शिक्षा का।
दूसरा अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, तीसरा केवल वातावरण का, चौथा केवल अनुनासिकता का। तो इसका सही आंसर होगा अनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलताओं का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है। निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? पहला उत्क्रमवच् रचना, दूसरा प्रक्षेपण, तीसरा दमन, चौथा क्षतिपूर्ति। इसका सही आंसर है वह प्रयोग कर रहा है प्रक्षेपण का। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? पहला रोशा परीक्षण, दूसरा थॉमेटिक एस्पिरेशन परीक्षण, तीसरा शब्द सहचार परीक्षण, चौथा जीवन कथा परीक्षण। इसका सही आंसर है जीवन कथा परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक बालक के स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक नहीं है? पहला बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, दूसरा परिवार एवं विद्यालयों में संवेगों का दमन, तीसरा विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, चौथा शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। इसका सही आंसर होगा परिवार एवं विद्यालयों में संवेगों का दमन। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का यह गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है अल्फोर्ड ने, एडलर ने, एरिक्सन ने, वुडवर्थ ने। इसका सही आंसर है अल्फोर्ड ने। अगला प्रश्न है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। पहला क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, दूसरा प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, तीसरा विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्ति, चौथा व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है। तो इसका सही आंसर होगा विनम्र एवं सरल स्वभाव वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक है। पहला संचार के साधन, दूसरा समवयस्क समूह, तीसरा अध्यापक, चौथा परिवक्ता एवं आयु। तो इसका सही आंसर होगा परिवक्ता एवं आयु का। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की खालिस्तान एक नाम मात्र की भूमिका है, दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका है, तीसरा अपूर्वमानीय, चौथा आकर्षण भूमिका। तो इसका सही आंसर होगा महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, बालक प्रसंग बोधक परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। पहला सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों का, दूसरा लोगों के स्थान पर जानवरों का, तीसरा ऑप्शन है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं का, चौथा है वयस्क के स्थान पर बालकों का। तो इसका सही आंसर होगा लोगों के स्थान पर जानवरों का। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृति परीक्षण का अध्ययन किया है? पहला फ्रॉयड, दूसरा लेविन एवं फ्रॉयड, तीसरा स्मिथ एवं लेनिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लेविन एवं फ्रॉयड। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की अवधि है। पहला 12 से 18 वर्ष, दूसरा 10 से 14 वर्ष, तीसरा 15 से 20 वर्ष, चौथा 20 से 25 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, किशोरों के द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है। पहला पीढ़ियों का अंतर, दूसरा अवसरों का प्रतिकूलता, तीसरा किशोर अवस्था में स्वप्न दर्शन, चौथा निराशा एवं निस्सहायता। इसका सही आंसर होगा
अवसरों की प्रतिकूलता। अगला प्रश्न है, वांछित व्यक्तित्व होता है पहला अंतर्मुखी, दूसरा संवेगी स्थिर, तीसरा बहिर्मुखी, चौथा पनस्तापी। इसका सही आंसर है संवेगी स्थिर। अगला प्रश्न है, छात्र के असमान व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? पहला अंतर्दर्शन प्रणाली, दूसरा व्यक्ति इतिहास प्रणाली, तीसरा समाज नीति प्रणाली, चौथा विकासात्मक प्रणाली। तो इसका सही आंसर है व्यक्ति इतिहास प्रणाली। अगला प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? पहला अंग्रेजी, दूसरा रोमन, तीसरा जर्मन, चौथा लैटिन। इसका सही आंसर है लैटिन से। अगला प्रश्न है, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? पहला व्यक्तिगत, दूसरा प्रक्षेपी, तीसरा अप्रक्षेपी, चौथा अर्ध प्रक्षेपी। तो इसका सही आंसर है रोशा स्याही धब्बा परीक्षण है प्रक्षेपी परीक्षण। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? पहला थर्नडाइक ने, दूसरा स्किनर ने, तीसरा फ्रियार्ड ने, चौथा स्टेन हॉल ने। इसका सही आंसर है स्टेन हॉल ने। अगला प्रश्न है 41वां, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है? पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्तिगत, तीसरा अपूर्ण, चौथा मुखौटा। इसका सही आंसर है मुखौटा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा है? पहला मन की, दूसरा अल्फोर्ड की, तीसरा वॉरिंग की, चौथा जुंग की। इसका सही आंसर है यह अल्फोर्ड की परिभाषा है। अगला है, TAT परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? पहला व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा अप्रक्षेपी, तीसरा अर्धप्रक्षेपी, चौथा प्रक्षेपी। तो इसका सही आंसर है प्रक्षेपी। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? पहला बहरे को, दूसरा अंधे, तीसरा गूंगे, चौथा विकलांग। तो इसका सही आंसर है अंधे को। अगला प्रश्न है, एकांतर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी, चौथा शून्यमुखी। तो एकांतर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है, TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या है 10, 20, 30, 40। TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या है 30। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? पहला प्रक्षेपी, दूसरा अर्ध प्रक्षेपी, तीसरा अप्रक्षेपी, चौथा व्यक्तिगत। तो इसका सही आंसर है प्रक्षेपी विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उसके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में रख सकते हैं? पहला गेल्डर, दूसरा जुंग, तीसरा कैचमर, चौथा मॉली। तो इसका सही आंसर है यह परिभाषा दी है जुंग ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? पहली नियंत्रण परीक्षण, दूसरी रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शनी, तीसरी व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, चौथा अभिज्ञापन प्रश्नावली। तो इसका सही आंसर है अभिज्ञापन प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला केवल अनुभव, दूसरा वंशानुक्रम एवं वातावरण, तीसरा केवल वंशानुक्रम, चौथा केवल पर्यावरण। इसका सही आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसी के साथ आज के सेशन के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जो भाई बहन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।